श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस पॉडकास्ट में मैं नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। मीलों मुश्किल, दुर्गम, पगडंडी, पथरीले और धूल भले रास्तों से सफ़र करते हुए गांव-गांव तक पहुंचना, स्थानीय बोली में संवाद और 1 लाख से भी अधिक लोगों का उपचार। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफ़र की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए। धन्यवाद। रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे? मूल रूप से तो आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है? मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ, और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो ये 1980 की बात है करीब करीब। तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र करके एक डॉक्टर था, वो यूरोप में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहाँ से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र की ये जो कहानी है वो मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। तो उसका जीवन ही, उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला। वो मैंने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा सा स्पर्श हुआ मेरे मन में कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है कि जो आदिवासी समाज के लिए जीवन भर के लिए वहाँ जाके काम करे। ऐसा भी एक जीवन मैंने अभी पढ़ा है, डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र। वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं जी, वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने एक विचार किया। वहाँ मिला मैं उनको, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रोसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याणाश्रम करके एक संस्था है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याणाश्रम, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कई तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है। तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहाँ मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया। और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधाएं इतनी सारी, उनकी गरीबी, उनका वो पहाड़ी क्षेत्र में उनका दुर्गम इलाके में रहने का उनका जो जीवन है, बारिश में उनको होने वाली समस्या है, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वहीं से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूँगा। ऐसा तो मेरा जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो गया वो। अच्छा जी, अच्छा। तो फिर बस्तर आपका कैसे आना हुआ? फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई, संस्था के अधिकारियों ने बताया कि आप महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा समस्या है, वहाँ जाके काम करना चाहिए। अपना महाराष्ट्र हमेशा क्या कर रहे हो, बाहर जाके देखिए। तो फिर मेरे मन में ये हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया। ये 89 की बात है, ये 1989 की बात है जी। तब सबसे पहले उस समय बस्तर पहुँचे आप पहली बार? तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई, और 28 फरवरी को शादी हो गई 90 में। और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग। और तब से हम लोग बारसूर में है, समझ लीजिए। सुनीता जी, आपसे बातचीत में जैसा मालूम चला कि आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था। उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। तो ये शादी और आपका ये कमिटमेंट कि आपको आदिवासी क्षेत्रों में ही काम करना है, ये कैसे हुआ? आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ? हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का।
क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, अब मेरा मामा था जो ज़्यादा रूप से काम करता था जी। और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करते थे। तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है। जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालयीन जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यह छात्र संगठन से संपर्क आया। उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग और उनकी अवस्था क्या है, उनका क्या मतलब वो हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, जो जिसको हम अन्न वस्त्र और मकान कहेंगे तो उतना भी मतलब उनको नसीब नहीं है। ऐसा सब ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे। मतलब उनका ये सब कहने का मतलब ही यही था, अर्थ ही यही था कि भाई हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। अपने देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, केवल मेरा करियर, मेरा नौकरी इतना ही ना सोचते हुए इस प्रकार से कुछ काम हमें करना चाहिए। और साथ साथ हमारे साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। तो उनका वो सब देख के मेरे मन में विचार आया था कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ। और ये शादी से पहले आपने सोच लिया था? हाँ, तो नहीं, शादी से पहले तो ये सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ सामाजिक काम करना है जी। फिर जब मुझे ऐसा एक ये हुआ, बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है, तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहाँ ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी, नंदा ताई करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है, तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है, तो आप वहाँ जाके आपके मन में जो काम की इच्छा है वो कर सकते हो, आप देख के तो आओ कम से कम, इस प्रकार से। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक ज़िले में भेजा, रायगढ़ ज़िले में भेजा, ठाणे ज़िले में भेजा, जहाँ जहाँ मतलब काम चलता है अभी भी, वहाँ पर भेजा। और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गाँवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। और आपकी शादी की क्या तो कहानी है? शादी के पहले भी मैं काम करती ही, 3 साल काम किए। तो पहली बार कब मिले डॉक्टर राम? हुआ कि भाई मुझे अब फिर घर से प्रेशर होने लगा कि भाई मतलब बात होने लगी कि आप लड़की हो, शादी करना चाहिए वगैरह। तब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कार्यकर्ता से ही शादी करना है। मेरे संगठन को भी, वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन को भी मैंने बताया कि मुझे शादी करना है, तो आप कार्यकर्ता कोई है तो देखिए, तो मेरा मतलब मुझे अच्छा लगेगा ऐसा शादी करके काम करने का। तो फिर घर के और संगठन के दोनों ने मिल के हुई वो सब ढूंढा, फिर डॉक्टर गोडबोले जी का नाम सामने आया जी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी थे, तो हम आपस में बातचीत किए और जैसा कि सुझाव दिया गया कि आप बातचीत करके आप लोग तय करो कि भाई शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये तय होने के बाद फिर फरवरी में हमारी 1990 में शादी हो गई जी। और फिर उसके बाद आप सीधे बस्तर आए? हाँ, उसके बाद फिर जैसा रामचंद्र जी के पीछे पीछे फिर चलते सीता भी आ गई। डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुँचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियाँ शुरू की। अबूझमाड़ तो उस समय और भी दुर्गम रहा होगा, आज भी अनसर्वेड एरिया है अधिकतम हिस्सा उसका, और आज भी बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया? अबूझमाड़ में जाना आना तो काफ़ी कठिन ही था उस समय। फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियाँ थी, तो वो 8-10 लड़कियाँ पहले से रहती थी, इसलिए हमको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे। मैं देखने के लिए आया था बस्तर, उस समय भी अबूझमाड़ ही जाके आया,
थुलथुली कोलंकाल जो गाँव अभी हम लोग सुना है, वहाँ तक मैं उस समय घूम के आया था। तो अबूझमाड़ तो काफ़ी, मुझे देखने से ही पता चला कि ये काफ़ी कठिन है, और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं। तो बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहाँ ठीक हो जाए वहाँ तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना, और पैसे का बात ही नहीं करना, ये हम लोगों ने तय किया था। इसलिए अबूझमाड़ से पेशेंट आते थे, लेकिन प्रश्न ये था हम अबूझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे। ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे तो उनका आना ही इतना कठिन था, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कभी कभी सवेरे जो पेशेंट निकला है 6 बजे पेशेंट निकला है, वो पेशेंट शाम को 6 बजे हमारे पास आ रहा है। बीमार 12 घंटा उनको पैदल आना पड़ता है। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई कि आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गीदम है, मैं 4-4 महीना में गीदम नहीं आता था, मैं बारसूर में ही बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है। ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफ़र करना है, तो एम्बुलेंस, ड्राइवर, डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है। तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। इतना इतवार को भी हम लोग सतर्क रहते थे, और पेशेंट को हम जैसा करेंगे ट्रीट करेंगे, और नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो 1.25 घंटा में उसको महारानी में जाके पहुंचाना है। ये हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही हो गया था वो। तो इसलिए कई पेशेंट वो हम जान बचा पाए, क्योंकि हमारे पास आने के बाद जहाँ मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट हमको मिलेगा, अगर झटका आ रहा है, सेरेब्रल मलेरिया की केस है, हम जितना कर सकते उतना कर लेंगे, 1.25 घंटा में उसको कैसा भी करके महारानी में पहुंचाना है। हम लोगों का एक नीतिगत निर्णय था वो, इसलिए हम लोग कर पाए। मुझे ऐसी जगह पर पेशेंट एडमिट करने का अनुमति भी नहीं थी संघ संस्था की ओर से, फिर भी मैं रिस्क ले लिया अपने ऊपर से, क्योंकि अबूझमाड़ के पेशेंट को आप कहाँ जाओगे, आसान है कि कहीं जाको, वह कहाँ जाके रुकेगा। अगर हम उनके लिए आए हैं तो जो भी खतरा है मोल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी भी था उस समय, जरूरी था, वरना अगर वो मदद नहीं मिलती तो उनके जीवन पर संकट क्या था। करेंगे जी, तो इसलिए हम लोग ये कर पाए। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी, इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया। जी, आपने बोली भी सीखी, गोंडी भी सीखी, और गांव का भी हाँ, मुझे दवाखाने में जितना ज़रूरी है उतना गोंडी मुझे सब आता है। जी, मेरी पत्नी को तो अच्छा फ्लुएंट आता है, क्योंकि वो उनके साथ ही रही, जो 24 घंटा उनके साथ रही, तो उसको गोंडी एकदम बढ़िया आ जाता है। मुझे ज़रूरी है उतना गोंडी और हल्बी भाषा मुझे आती है पेशेंट के लिए। अच्छा मैडम, आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा और कैसे देखा कि जो सिस्टम में काम हो रहा है उसकी एक सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा मनमाने तरीके से कहीं कोई अंदर जा नहीं सकता, तो आपने क्या देखा कि वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियाँ हैं? महिलाओं का स्वास्थ्य का तो उस समय तो बहुत ही हालत खराब थी, क्योंकि पूरा वो क्षेत्र ही पूरा आपने जैसा कहा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। इसीलिए किसी को भी आना, और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है, या मतलब या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं की, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वहाँ से आना ही उनके लिए एक ये होना बहुत ही कठिन बात थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-6, 7-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तख्त खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है, कभी कभी कम से कम दाल चावल दे दो या कुछ पीने के लिए दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी
दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, पहले तो नहीं आई लेकिन धीरे धीरे समझ में, क्योंकि हम जैसा अस्पताल तो चलता ही था लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता महिला थी, बहनें थी और हम लोग तो गांव-गांव में जाते थे, तो गांव-गांव में ये सभी समस्या आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रखते थे। कितनी जागरूकता लगता है आपको, जो महिलाएं हैं अभी तो खासतौर पर है, समाज की अभी तो जागरूक है, हैं स्वास्थ्य को अभी लेकर? बहुत सारा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है। पहले तो बारसूर में अस्पताल भी ढंग का नहीं था, केवल सरकारी डॉक्टर के पास जाना है तो बस पीएम जब करना है पोस्टमार्टम तभी जाना है, यही मान्यता थी। पूरा के पूरे लोग हमारे यहाँ ही मतलब कल्याण आश्रम के ही अस्पताल में आते थे। तो ऐसे में और वो महिलाओं को उतना ये भी नहीं था, मतलब अभी भी बहुत जगह जो पहुँच विहीन गांव अभी भी है। तो ऐसे गांव में यही मान्यता है कि जैसे हमारे आजू बाजू में वो आदिवासी जो है ना, वो एक निसर्ग का भाग है ना जी, नेचर का वो एक भाग है। जैसे बाकी पशु पक्षी प्राणी है, ये है, तो वैसा ही वो मनुष्य है वहाँ पर जी, वो बस ये तो पहनते ना, मतलब वो कोई 4 पैर वाले और कोई पंख वाले हैं, तो ये 2 पैर वाले हैं, इतना ही। और उनकी समझ भी वैसा ही थी कि भाई हमको तो नेचर के साथ जीना है, तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा रहेगा वही सर्वाइव होगा, जीवित रहेगा। तो हमारे 4-5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, उसमें से ये 4 है आपके, फिर बाकी का 4 का हुआ, वो नहीं, ये 2 के बाद ये तीसरा मर गया, फिर और 2 हो गए, फिर 2 मर गए। मतलब ये हिसाब उनको बताने में भी ऐसा नहीं लगता था याद कि ये नहीं रहता था। होना चाहिए, जी, वो जी, सहजता से बताते थे। जी, तो ये सब देख के हमें लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से अगर इनके समझ में हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहला है कि महिला ही है कि जो ये बदलाव की वाहक है। तो उसको हमने फिर हाथ में ले लिया। भाई ऐसे महिलाओं के हमने समूह बनाए। समूह मतलब आज की भाषा में जो आर्थिक समूह है वैसा नहीं, लेकिन उनका गुट बनाना, उनकी महिला समिति बनाना। फिर कुछ महिलाएं वहाँ पर थोड़ी जागरूक थी, जागरूक इन द सेंस कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे महिलाएं साफ सुथरा रहना है, कुछ अच्छे कपड़े, मतलब ठीक ठाक कपड़े, बहुत फैशन के कपड़े की आवश्यकता नहीं है या महंगे भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक कपड़े पहनना, अपना जैसे पानी भी भर के लाया या पेज बनाया, मतलब घर में जो भी अन्न बनाएंगे उसको ढक के रखना, यहाँ तक मालूम नहीं था। तो ये तो बाल संगोपन और ये सभी की बातें तो और दूर की बातें हैं। तो ये सब हमने धीरे धीरे उनके शिविरों में ऐसा जा के बता के, हमारी 2 जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए और उसके आजू बाजू के 15-16 गाँवों में ये बहनें जाती थी, वहाँ पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है। अपने बच्चे को भी जो बीमारी हुई है उसको कैसे बताना, यहाँ तक भी सिखाना पड़ता था। अच्छा जी, अच्छा मतलब मैं एक उदाहरण बता दूँ कि एक बच्चा आया था, मतलब माँ लेके आई थी उसकी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा, गोद में उसको बिठाई, ये जांच कर रहे थे और जांच करते समय उसने बताया कि इसको दस्त हो रहा है, 8-10 दिन हो गया, ऐसा वैसा। फिर इन्होंने पूछा बुखार है क्या, ये है क्या, जो भी उससे संबंधित जो भी पूछना था जानकारी पूछ लिया। फिर उसको इंजेक्शन देना था या और कुछ जांच करना था। तो जांच करते समय वो ऐसा पल्लू रखी थी उसके सिर पर, वो पल्लू हट गया। हटने के बाद देखते हैं तो क्या, वहाँ पर पूरा घाव सिर में और उसमें कीड़े हुए थे। और वो महिला उसके लिए नहीं आई थी, ये मुझे आश्चर्य लगा। मैं बोली आपको, मैं उसको पूछा मैंने कि आपको ये नहीं लग रहा है कि ये भी है बीमारी? हाँ बीमारी है, लेकिन वो गुनिया के पास हम जाते हैं। तो उसने इतना सहजता से जवाब दिया कि 2 साल के बच्चे को यहाँ इतना घाव है, उसमें कीड़े हुए हैं, उसकी कोई जानकारी, मतलब वो गंभीरता है ये जानकारी नहीं है, और वो खाली दस्त हुआ है, बुखार आ रहा है, उसके लिए वो बता रही। तो ये जो ऐसे धक्के मिले ना हमको एक एक अनुभव के। अभी परसों की बात है, वो एक आई थी पेशेंट हमारे मेडिकल कैंप में, तो उसका बच्चा मेरे ख्याल से 9 महीना का कि कुछ तो था। यहाँ पर जो हल्दी में भेलवा बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, भेलवा बोलते हैं, वो जो एक प्रकार का ये रहता नहीं, तेल निकलता है उसको गर्म करने के बाद। तो यहाँ उसका ये दिया था,
उसको दाग दिया था। ब्रांड तो मैं बोली कि ये क्या है, ये ऐसा कि इधर क्यों घाव हुआ है, छोटा सा घाव जैसे दिखा, तो सूख गया था लेकिन तो बोले नहीं मैंने भेलवा का उसको दाग दिया, क्यों, बुखार आया था। अरे बाप रे, अभी यार आप 9 महीना के बच्चे को, उसको मैं बोली अगर उसका वो तेल अगर आँख में गिरता तो उसका आँख ही चला जाता। दीदी बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर चुप रही वो। तो ये मतलब अभी भी हमको ऐसे इस प्रकार के लोगों को इतना बता रहे हैं, फिर भी कुछ गांवों में अभी तक ये बातें पहुंची ही नहीं हैं। जी डॉक्टर रामचंद्र, आपको कैसा अनुभव रहा अबूझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए? तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए। जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है जी। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी अबूझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे। तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है। और उसको डायबिटीज़ विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। फिर पैसा नहीं उनके पास, तो वो फिर बोले कि हम लोग पैसा ले आएंगे, कितना पैसा ला सकते हो। तो फिर घर गए, फिर उन्होंने इमली बेचा और 1000 रुपये लेके आए। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफ़र किया, हमने ऊपर 1000-2000 दिए, पेशेंट ठीक होके आ गया। तो वो गंभीरता नहीं उसी चीज़ की कि हम लोग इतना सीरियस केस है। उसका बेटा बगल में जो मुर्गा लड़ाई है वहाँ लड़ने के लिए गया और वहाँ से 2 लोग उसके साथ झगड़ा करते करते मैं हमारे अस्पताल के सामने आ गए। तो ये क्यों वहाँ तो क्यों गया था, मुर्गा लड़ने के लिए गया था। तो तुमको तुम्हारे पिताजी इतना सीरियस है भाई, ये 3 बीमारी से लड़ते लड़ते वो तुम्हारा पिताजी बचेगा कि नहीं बचेगा मुश्किल है, इतने सीरियस केस हम लोगों ने रखा है और तुम मुर्गा लड़ाई लड़ने के लिए जाते हो। तो जीवन के प्रति देखने की जो गंभीरता है वो नहीं है। और अबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद तो 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की ख़त्म हो गई, कौन खाया। तो बोला हमारा एक साला है दूर से आया अबूझमाड़ से, वो आया है और देखा और वो 4-5 चिक्कियाँ वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए ये सब अभियान चल रहा है। और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे, कोई आया और जवान लड़का आया और 4-5 चिक्कियाँ वही खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोगों ने कभी लोग बोलते हैं कि अबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या को आपको ये समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबूझमाड़ में मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, अभी ही काफ़ी हद तक क्षेत्र खुला है और अब देख रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे समय से माओवाद का भी प्रभाव रहा, तो कभी उस वजह से कोई मुश्किल आप लोगों को पेश आई हो, ऐसा कभी कोई वाकया हुआ क्या? कभी नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ। हम लोग इसका कारण ये हो सकता है कि कोई भी संगठन के लोग हैं संवेदनशील क्षेत्र में, वो आदिवासी समाज को पूछते होंगे कि भाई ये लोग कौन हैं, हमको पूछे बगैर उनको ही पूछते हैं। तो हमारा कोई नॉन पॉलिटिकल और एकदम शुद्ध हमारा सेवा कार्य है। कुपोषण के बच्चों को और जो प्रॉब्लमेटिक पेशेंट है उनको जगदलपुर ले जाके ठीक करवा के लाना, ये हमारा सेवा का क्षेत्र है। शायद इसलिए हमको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और हमारी जानकारी सबको पास रहती है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये भी सुना है कि काम अच्छा है तो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, ये भी हम लोगों ने सुना है। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं आई, कभी भी नहीं आई। जी, आपने देखा महिलाएं काफ़ी ज़्यादा एनीमिक होती हैं, ख़ासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है। इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया? पहले आप बताइए कि वाकई में मतलब जो महिलाएं हैं वो कितनी जागरूक हैं, एनीमिया है उनको इस बात को लेकर के, और क्या ये वाकई में कई तरह की बीमारियों को साथ में बढ़ाता है? बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गाँव में जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहाँ की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, अपने जो
क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका भी वो सुनती है, कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी गुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहाँ पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली, घोटिया, हरा कोडेर वगैरह गांव है, वहाँ पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर ज़िला पड़ता है वहाँ से, लेकिन फिर भी वहाँ से नर्स और ये लोग आते हैं। क्या वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है उसके अंतर्गत होते हैं। मेरे ख्याल से 2 नर्स और एक ये डॉक्टर तो कभी कभार ही आता है, लेकिन 2 नर्स वहाँ बैठे रहती है। तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहाँ पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। अभी भी ये जागरूकता का बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है कि चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो जी। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया उसको कैसा हो रहा है, वो उनको समझाया हमने, तब वो भाई ये इसका अगर बहुत दिन तक है बीमारी और ठंड लग रही है ये है, तो वो सब पहचानते हैं और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहाँ पर ये करते हैं। नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे, लेकिन ये है। और कुछ क्षेत्रों में गुनिया भी हमको सहयोग कर रहे हैं कि भाई आप जाओ। अच्छा, वो भी जागरूक हुए मतलब हैं, हाँ, वो उनमें वो जागृति आई है है। कि भाई मलेरिया है वो तो तुम जांच करके आओ, उसके बाद मैं दवाई दूंगा। तो वो एक बार अस्पताल गए तो अस्पताल में दवाई मिलती ही है। जी वो जी थोड़ा बहुत ये होता है। जी। डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण, एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में? हाँ, हम लोगों कर रहे ने हैं माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास, इस नाम से अलग से स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबुझमाड़ में 5-6 गाँव में हमने चालू किया, और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है। तो वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है। उन बच्चों को हम चुनते हैं और फिर उनको उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं। उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना, गुड़ और काला तिल, इसका चिक्की, और एक चिवड़ा बनाते हैं कि वो चना, मूंगफली, तेल, हल्दी, जो मुरा, ये सब चिवड़ा ये देते हैं। उसके बाद हम लोग तेल, दाल, तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ है, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्याह्न भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला, उसका उनको रोज़ खिलाना है बच्चों को। तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज़ का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, ये भी हम लोग उनको देखते हैं। मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है, तो वो मच्छरदानी का भी प्रावधान रखते हैं हम लोग। अगर मच्छरदानी नहीं है तो हम मच्छरदानी देंगे, लेकिन बच्चे को मच्छरदानी में ही सुलाना है। तो हम उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जी। और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। अगर रिपोर्ट आया कि नहीं मिल रहा है तो हम मच्छरदानी भी भेजेंगे। इतना तो करने के बाद 6 महीना प्रयास करने से हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर चला गया तो 10 में से 8 बीमारियाँ बंदी हो जाती है। अच्छा, तो उनको मंत्री के पास जाना, सरकारी अस्पताल में जाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, मलेरिया, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है जी। तो इसके लिए कितने लोगों की टीम है आपकी और कितने गांवों को आपने कुछ सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोगों ने अभी तक 24-25 गाँवों में ये कार्यक्रम चलाया। 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गाँव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गाँव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हमारे कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है। 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं। 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को भी हम सुनाते हैं कि ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ठीक करना है। हमारा कुपोषण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मलेरिया भी हमारा शत्रु है, उससे हम लोगों को पार होना है। और तीसरा शत्रु हम लोग जो बोलते हैं कि गुटखा, गुड़ाखू, पोगो,
सल्फी लन मंदा, इससे दूर रहना ही है। तो ये भी अलग से हम लोग बच्चों तो मतलब को नशा मुक्ति के लिए भी आप लोग प्रयास करते हैं? हम शपथ लेते हैं बच्चों को, स्कूल में जाके बच्चों से शपथ लेते हैं कि हम इन नशीली चीज़ों को हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। जो दोस्त आपको भोजन खिला रहा है, केला खिला रहा है, सब्जी खिला रहा है, फल खिला रहा है, मछली अंडा खिला रहा है, वो आपका दोस्त है। जो आपको पोगो गुटखा गुड़ाखू सल्फी लन मंदा पिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, वो छद्म है। वो आप पहचानो आपका दोस्त कौन है, और दोस्त के ऊपर आपका प्रभाव होना चाहिए, दोस्त का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्त कोई गुटखा खा रहा है तो आप गुटखा खाओगे तो आप संकट में फंसोगे, आपको मुंह का कैंसर हो जाएगा, इससे आप बचो। तो ये आपको इससे दूर रहना ही है, क्योंकि अपने आदिवासी युवक लोगों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। कई बच्चे मुंह के कैंसर के शिकार हो रहे हैं, और हम साल भर में कम से कम 6, 7, 8 लड़के या बड़े लोगों को हम लोग मेकाहारा में ले जाते हैं रायपुर में जी, और वहाँ जाके उनका इलाज करवाते हैं। तो समझ लीजिए 10 लोगों को हम ले जाएं तो 1 या 2 ही बच के वापस आते हैं। अच्छा, इतना गंभीर है ये? हाँ, इतना गंभीर। और उसकी वजह गुटखा खाना है? गुटखा, तंबाकू तंबाकू और गुड़ाखू जी, ये बहुत प्रचलन है। मैंने इसके लिए अलग से अभियान छेड़ना चाहिए। जो हमारे इंटरव्यू सुन रहे हैं वो जंगल के जो आदिवासी है वो भी सुने कि ये गुटखा गुड़ाखू पोगो ये आपके लिए शत्रु है। सल्फी मन लंदा से आपको दूर रहना है। अगर आप जिद है आपके अंदर हम खाएंगे ही, तो आप 10 लाख रुपए अपने परिवार को छोड़ के फिर जहाँ जाना है वहाँ जाइए, क्योंकि आप जाने के बाद आपका परिवार बेसहारा हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो सरकार को भी 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आता है आपको ठीक होने में। तो आप इससे बचो। मैं बोलता हूँ कि जो गुटखा गुड़ाखू खा रहे, पोगो खा रहे, वो अपने माँ पिता, अपनी पत्नी, बच्चों का मुंह देखे रोज, और मैं जो कर रहा हूँ वो उनका ऊपर क्या असर होगा इसका सोच के समय पर ही नशा से मुक्त हो जाए। जी, आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं में भी ये चलन है सुनीता जी उस तरह? हाँ, महिलाओं में है ना गुड़ाखू, कैसे और जागरूक ये करते खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं ना कोई। हाँ। तो उनको तो कैसे? इसलिए उनको भी वहाँ भी कैंसर का है ना, महिलाओं में भी महिलाओं कैंसर में भी की है, बहुतायत में है ये। परसेंटेज तो अभी वो उसका तो ये इतना हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन महिलाओं में भी ये है। और मतलब मुझे इसका दुख है कि इसमें शिक्षित लड़कियां भी है, मतलब किशोरवयीन लड़कियां भी। वही तुम स्कूल में जाते हो तो तुम फिर गांव में वापस आने के बाद फिर गुड़ाखू क्यों करते हो, जबकि आपको इसके सबका तो वहाँ तो अनुमति नहीं मिलता है हॉस्टल में जब रहती है या ये। लेकिन फिर भी घर में वापस आने के बाद या फिर वो उनकी पढ़ाई जब छूट जाती है तब फिर वो अपने ही पुराने ढर्रे पर बोलेंगे जैसा वैसे आ जाते हैं। तो इसमें ये जहर है, ये उनको बताने का समय आ ही गया है। मतलब जी, सुनीता जी, आप और आपके पति बारसूर में रहते हैं, लंबे समय आप लोगों ने ऐसे क्षेत्र में रह करके आपने जीवन बिताया है। कभी शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई आपको? नहीं, शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई। अभी जब भी कभी हम शहर में जाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए जाते हैं, फिर हमको बारसूर की तुरंत याद आती है, जंगल की याद आती है, तो आ ही जाते हैं। और यहाँ जो सुकून है, भले वो चैलेंजेस है बहुत सारी, हमको भी निराशा का इसका सामना करना पड़ता था, और ऐसे सब कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी है इसमें स्वाभाविक रूप से। लेकिन एक जो मन में लिया है उसको तो हमको करना है, और वही जीवन में अब हमको रुचि है कि नहीं, हम आखिरी में जो हमको आनंद देते हैं। ऐसे भी तो बहुत सारे प्रसंग है ही कि अरे चलो इनको ठीक किया तो वो बच्चा आज ठीक होकर हमारे सामने चलने लगा, या उसकी माँ भी आनंद से बताती है कि नहीं देखो आपने जो ऐसा ऐसा इसको ठीक किया था ना, ये अभी बड़ा हो गया है। जब वो बाजार दिन लेके आती है तो अच्छा ही लगता है। जी, रामचंद्र जी, आप दोनों ने आजीवन निस्वार्थ सेवा की है, इस क्षेत्र में बड़ा त्याग किया है जीवन का। तो अब आप जो नई युवा पीढ़ी है जो शहरी क्षेत्रों में है, इन विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में सुनती है, उनको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ ठीक है। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किया ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मेरे अंदर जो कोई एक भगवान बैठा है वो मेरे से करवा रहा है। तो कबीर का जो भजन है, वो भजन में ये कबीर यही बोलता है कि आपके अंदर जो डायरेक्टर बैठा है और आप एक्टर हो तो कर रहा है। तो ये है। दूसरी बात, मैं इसका एक अनुभव, मेरे जितने युवा लोग हैं, ज़्यादा करके जो जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो युवक लोग हैं, युवतियाँ लोग हैं,
मैं उनको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग ये काम कर रहे थे, हमारे सामने ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमको केंद्र शासन से कोई पद्मश्री मिलने वाला है। हमको कभी हमने सोचा भी नहीं था, कभी हमने मन में इच्छा थी ऐसे भी नहीं है, इच्छा भी नहीं थी, मिलने का भी संभावना नहीं था। हम अपना काम करते रहे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अच्छा कर्म का फल आपको अच्छा मिलता ही है। ये केवल मैं सुनता था, पढ़ता था, लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया उसका फल हमको हमारी भारत माता ने हमको ये दे दिया है। ये एक प्रकार की माँ बच्चे को जो एक मीठा उपहार खिलाती है, उसी दृष्टि से मैं देखता हूँ कि भारत माता और हम माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो भारत माता ही हमको ये पुरस्कार के रूप में हमको उपहार खिला रही है। इसलिए उसका अलग आनंद है, और आनंद ही आनंद है, प्रश्न ही नहीं। अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलता ही है। ये मैं अपने जीवन से, अपने अनुभव से मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ। जी सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों की नई युवतियों को भी, और जो युवतियां हैं उनको भी, और जो शहरी क्षेत्र में अभी पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए भी? दोनों के लिए भी एक है कि अपने समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए जी। जो स्वयं जो जनजाति समाज से है उनको तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वो समाज में जो विचार करने लायक युवक किशोरी वयन से वो जो सामने आते हैं और विचार करते हैं, कुछ उसमें कृति करते हैं उसके लायक, तभी वो बदलता है। क्योंकि हम जाके बताएंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने ऐसा करना चाहिए, ये बात एक अलग होती है। और मैं खुद उस गांव की हूँ और मैं स्वयं अपने गांव को अगर समझाऊंगी तो उसका असर अलग ही होता है। इसलिए वो ये जनजाति समाज में इसको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया है, बाकी बहुत सारे हैं, रील्स बनाना है, ये करना है, वो सिनेमा देखना है, ये सब है, होटलिंग करना है, गोलगप्पे खाना है, ये है। लेकिन इसके बाद भी मेरा गांव, मेरा परिवार, मैं तो स्कूल में आ गई लेकिन मेरा परिवार घर में कैसा है, वो अगर बार बार फिर वही जा रहा है, मेरी माँ, मेरी भाभी या मेरे बहन अगर वही कुपोषण में, एनीमिया से जूझ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर हॉस्टल में रह के खाली पैसे की मांग कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, या पढ़ने में भी मैं अच्छी हूँ, तो भी उसका उपयोग नहीं है। जी। मतलब लोकमान्य तिलक जी बोलते थे कि आपके विद्या का उपयोग अगर आपके देश के लिए ना हो तो वो विद्या का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार हो गया। इसीलिए हमने जो पढ़ा है स्कूल में, तो उसका उपयोग हमें गांव में अपने समाज के लिए करना चाहिए। शुरुआत हमेशा परिवार से ही होना चाहिए। तो ये है। और जो युवक जो शहर में रह रहे हैं उनको तो अपने समाज को देखना है। भाई मैं अकेला आगे गया तो जैसा घर पर परिवार का कोई एक व्यक्ति अकेला गया तो परिवार आगे गया नहीं बोलता है ना कोई। परिवार के अगर कोई कमज़ोर है, पीछे है, तो वो बोलेंगे ही। उसी प्रकार है कि भाई देश में कुछ समाज घटक ऐसे हैं कि जिनको, जो वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बुनियादी ज्ञान से वंचित है, लेकिन उनमें भी कुछ विजडम है, कुछ अच्छी बातें हैं, उसको जीवित करते हुए हम क्या कर सकते हैं। और उसके लिए हम हमारे जीवन का कुछ काल अगर ऐसे इसमें गांव में या ऐसे परिसर में अगर हम बिताएंगे तो हम तो बोलते हैं कि हाँ स्वागत है। हम जो स्कूल में एजुकेशन का काम करते हैं, गांव में जाके काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हल्बी गोंडी ये जो उनकी जो स्थानिक भाषा है वो सीखनी पड़ती है। लेकिन स्कूलों में जो हमारा काम चलता है उसमें हमें ज़रूर ये जो निवृत्त शिक्षक है या कोई भी जो रुचि रखता है कहानी बताने में, ये बताने में, गीत बताने में, कुछ खेल लेने में, तो वो ज़रूर आए हमारे पास। हम स्कूलों में उनका कार्यक्रम रखेंगे, हमारी ओर से कुछ हम प्रशिक्षण भी देंगे कि भाई कैसा होता है, क्या करना है। और 15 दिन भी रहेंगे तो 15 दिन में 7-8 स्कूल तो आराम से हो जाते हैं। ऐसे 15-15 दिन में 2-2, 4-4 लोग आते जाएंगे, तो ये होना चाहिए। मेरा और एक मतलब है आखिरी का कि हमारा एक विनती है छत्तीसगढ़ वासियों को कि छत्तीसगढ़ के जो शहर है वहाँ की युवक जो है वो हमारे क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। बाहर के राज्य के बहुत सारे आते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के बहुत कम आते हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को मैं ज़रूर आह्वान करूँगी और कि आप ज़रूर बस्तर आइए। देखने के लिए, टूरिज़्म के लिए तो आते ही हैं, लेकिन कुछ एक अपना अच्छा यहाँ के लोगों के साथ जीवन कैसा ये करना है उसके लिए भी ज़रूर आइए।
तो ये थे सुनीता गोडबोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है। और उनकी इस प्रेरक बातचीत के ज़रिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्रेरणापूर्वक बातें लोगों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।